हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम सर्कल्स वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हारे को एक फॉर्मूला दिया था कि अगर किसी सर्कल पर किसी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है 2 sin−1 r/d। याद होगा मेरे ख्याल से तुम सबको, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। Let us suppose we have this is a circle and these two tangents. इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट्स खींची गई हैं एक बाहर के पॉइंट से। इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि किसी भी बाहरी पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं, और इन दोनों टेंजेंट्स में अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो ये एंगल बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से गुजरेगा। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं यहां से दूसरा, तो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये रेडियस r हो और सेंटर टू पॉइंट डिस्टेंस d हो तो आधा एंगल जो निकालेंगे वो आएगा sin−1 r/d, और अगर पूरा एंगल निकालेंगे तो 2 sin−1 r/d। ये होता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अगर इस पूरे एंगल को थीटा मान लिया जाए तो दिस विल बी थीटा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और अब हम थोड़ा आगे की बात शुरू करते हैं। कुछ आगे के आर्टिकल्स पढ़ते हैं सर्कल से रिलेटेड, लेकिन आज के जो हमारे आर्टिकल्स होंगे वो काफी हद तक ज्योमेट्री पर बेस्ड होंगे। ज्योमेट्री का मतलब है इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम होगा, और वो प्लेन ज्योमेट्री जो हमने 9th-10th क्लास में पढ़ी थी वो थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो देखो, मैं एक बार ऐसा करता हूं कि सर्किल की छोटी मोटी सभी प्रॉपर्टीज को कोशिश करता हूं कि तुम्हें बता दूं। वो प्रॉपर्टी जो तुम सबको पता है फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, और फिर कुछ ऐसी बातों पे आते हैं जो शायद तुम्हें ना पता हो। देखो ऐसा है, अगर सर्किल में कोई कॉर्ड है, किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो ये कॉर्ड्स बाइसेक्ट भी होती है, यानी सेंटर से गिराया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर सर्किल में किसी कॉर्ड से मैं सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोई एंगल बनाऊं, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैं सरकमफ्रेंस के साथ साथ सेंटर पे भी एंगल बनाऊं तो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल एंगल सेंटर पे बनेगा। इसके अलावा किसी भी सर्किल में टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए। कोई टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है, इसके कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सपोज ये लाइन सर्किल की टेंजेंट है, टेंजेंट से थीटा एंगल बनाती हुई कोई कॉर्ड हो। अगर कोई कॉर्ड सर्किल की टेंजेंट से थीटा एंगल बना रही है तो इस कॉर्ड के द्वारा अब सर्किल पे कहीं भी कोई एंगल सबटेंड होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। किसी भी सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो इसमें आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है।
यानी अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ तुम्हारे सामने लिखी हैं। एक तरह से मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने फिगर से दिखाने की कोशिश की है। 6 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके जरा फिर से समझ लें। और अगर किसी को डिटेल में जानना हो, हालांकि ये सब तुमने पहले पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बात करनी है तो वो फिर कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, यानी उसके 2 इक्वल हिस्से हो जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी कॉर्ड से सर्किल के सरकमफेरेंस पे बनाए हुए सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि कॉर्ड से सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। पांचवी प्रॉपर्टी कि टेंजेंट से अगर कोई कॉर्ड थीटा एंगल बना रही हो तो सरकमफेरेंस पे उस कॉर्ड के द्वारा कहीं भी कोई एंगल बनेगा वो थीटा ही रहेगा। और छठी प्रॉपर्टी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बना हो, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस समय जो 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं बेटा, क्या ये सभी को पता है, या इनके बारे में कोई बात डिटेल में करनी चाहते हैं, कोई प्रूफ चाहते हैं तो वो मुझे बताएं। सर पता है। क्या ये इनको इनके बारे में जानकारी है बेटा? आगे बढ़े इससे। यस सर। यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और आगे की प्रॉपर्टीज पे बात करें। मिटा दो इन सबको। यस सर। यस सर। यस सर। तो आज हम जो पहली चीज अब कायदे से पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को कितने एंगल पर कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है भाई। दो सर्कल्स एक दूसरे को मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड सपोज दिस इज सेकंड। ये दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमसे पूछा गया कि इन दोनों सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो पहले ये समझा जाए कि एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो, जो इन दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस वन एंड दिस, कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो। जैसे सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर फर्स्ट सर्कल की एक टेंजेंट खींचो। जैसे ये सर्कल है, इसकी ये हो गई मान लो टेंजेंट। इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं और इस टेंजेंट का नाम हो गया PT1। इसी तरह इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर दूसरे सर्कल की भी टेंजेंट खींच लो। दिस इज PT2। तो ध्यान रखना, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ये पूरा एंगल बनता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन।
मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को समझें। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट्स खींच लो। इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों सर्कल्स की टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज रेफर्ड एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे निकालें ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ ज्योमेट्री वगैरह भी लगाएंगे। तो चलो जरा बात शुरू करते हैं। मान लो बेटा, थोड़ी देर के लिए ध्यान से इसका प्रूफ समझना। मैंने मान लिया कि ये है इस सर्किल का सेंटर, इसका नाम O2 रख रहे हैं, और यहां मान लो है पहले सर्किल का सेंटर, इसका नाम O1 रख रहे हैं, और P पॉइंट को O1 और O2 से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। और O1 और O2 को खुद आपस में भी मिला देते हैं। मैंने क्या किया है ध्यान देना, मैंने P पॉइंट को इस सेकंड सर्किल के सेंटर से मिलाया, P पॉइंट को पहले सर्किल के सेंटर से मिलाया, दोनों सर्किल को आपस में भी ज्वाइन किया। अब थोड़ी सी बातें दिमाग में बिठा लें। दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी को D मान लें। दिस डिस्टेंस इज D। ये देखो, ये पहले सर्किल का सेंटर है और ये P पहले सर्किल के सरकमफेरेंस का पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस को R1 नाम दे देते हैं। आइडिया मेरे ख्याल से तुम सबको होगा। R1 और कुछ नहीं है, R1 इस पहले सर्किल की रेडियस हो गई, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को ज्वाइन किया, और इसी तरह सरकमफेरेंस से सेकंड सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन R2 हो जाएगी। पहले मैं चाहता हूं तुम लोग बहुत आराम से इस फिगर को देख लो, फिर मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन शुरू करता हूं। डन सर। हाँ बेटा, हो गया, इतना समझ आ गया? यस सर। तो अब अल्फा नहीं समझ में आया, अल्फा कहाँ से लिया आपने? क्या बेटा? अल्फा अल्फा सर वो डी है। वो D है बेटा, दोनों O1 और O2 के बीच की दूरी है, डिस्टेंस D। ओके सर। ठीक है, चलो तो अब जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं उसको देखना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग फोकस करो इस बात पे कि O1P will be perpendicular to PT1। आराम से सोचो और बताओ। मैंने लिखा कि this O1P will be perpendicular to PT1। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा? यस सर। यस सर, PT1 टेंजेंट है। Yes, बिल्कुल सही। PT1 is a tangent to this first circle and O1P is line joining center to this point of tangency। अगर मैं किसी भी सर्किल के सेंटर को टेंजेंसी वाले पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, देखो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में हमेशा 90 का एंगल बनता है। ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। और अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सोच के। ये देखो, ये इतना ये पूरा इतना एंगल 90 है। देखना जरा, थोड़ा यहाँ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये पूरा एंगल देखो, यहाँ टेंजेंट से टेंजेंट तक का एंगल थीटा था। रिपीट कर रहा हूं, टेंजेंट से टेंजेंट तक का एंगल थीटा था, यही थीटा मुझे निकालना था। लेकिन टेंजेंट से इस रेड कलर वाली O1P लाइन तक का एंगल 90 है, ये हमें पता है। तो क्या तुम मुझे इधर का ये वाला एंगल बता पाओगे कितना होगा? ये छोटा सा थीटा -90। थीटा -90। बहुत बढ़िया। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल O1PT2 इज इक्वल टू थीटा -90 डिग्री। किसी को परेशानी बेटा इसमें?
आगे बढ़े। अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। फिर से देखना जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो। मैं फिर से ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, O2P इज परपेंडिकुलर टू P2। चेक करो जरा। यस सर। सेम कहानी है। O2P सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन करने वाली लाइन, एंड P2 टेंजेंट। टेंजेंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों के बीच एंगल फिर से 90 हुआ। और अगर ये 90 है, सोचो फिर से टेंजेंट टू टेंजेंट पूरा एंगल थीटा था, और उसमें टेंजेंट से इस O2P तक का एंगल 90 था, तो O2P से आगे ये टेंजेंट तक का एंगल सोच के देखो, फिर से थीटा माइनस 90 नहीं हो जाएगा? यानी एंगल O2P P1 इज इक्वल टू थीटा माइनस 90। बेटा इन दो स्टेटमेंट्स में किसी को भी कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। ओके। सर अब वही एक पहला काम वाला करो। स्टेटमेंट नहीं आया। क्या बेटा? पहला वाला स्टेटमेंट। पहले वाले में देखो O1P और P1 ध्यान से सोचो। O1P ये वाली लाइन है। पहले सर्किल को देखो केवल। पहले सर्किल में ये है टेंजेंट और ये है सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अब सोचो, इस टेंजेंट से इस टेंजेंट तक का एंगल है थीटा। ये मैंने क्वेश्चन में ले रखा है ये बात। टेंजेंट से टेंजेंट तक का एंगल थीटा है, और टेंजेंट से इस रेड कलर वाली लाइन तक का एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल हुआ वो थीटा माइनस 90 नहीं होगा? ओके सर। तो जैसे वहां थीटा माइनस 90 आया, वैसे ही सेकंड स्टेटमेंट में इसमें भी आ गया थीटा माइनस 90। और अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस रेड कलर का जो एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल पर थोड़ा फोकस करो। मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखाया, दिस इज P, दिस इज O1, दिस इज O2, तो मैंने इसकी O1 से O2 तक की डिस्टेंस को कितना अज्यूम कर रखा है बेटा? डी सर। डी। O1 से P तक की दूरी कितनी है? R1। ये वाली R2। अब असली बात तुम्हें यहाँ मेहनत करनी है थोड़ी। मुझे सोच समझ के बताना ये एंगल कितना होगा। सर थीटा -2 इंटू थीटा -90। बहुत बढ़िया भाई। पूरा ये एंगल टेंजेंट से टेंजेंट तक का थीटा था, उसमें ये भी छोटा सा एंगल थीटा माइनस 90 मैंने पता किया है। ये वाला भी थीटा माइनस 90 है। तो बेटा अगर मैं थीटा में से थीटा माइनस 90 को 2 बार घटा दूं, पूरे थीटा में से ये थीटा माइनस 90, ये थीटा माइनस 90 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाए, एक इधर वाला भी एक इधर वाला भी, तो ये एंगल आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये कितनी आएगी मालूम है? थीटा -2 थीटा प्लस 180। चेक करो। सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। बताओ बेटा ये सही? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और हम किस एंगल को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मान रहे थे? इस पूरे थीटा को। मैंने याद है तुम्हें बताया था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट
पर दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा. अब थीटा निकालने के लिए सोचो, अगर मैं 180 माइनस थीटा निकाल लूंगा तो फिर मेरे पास थीटा भी आ जाएगा. मुझे जानकारी किस बात की है? मुझे d पता होगा, r1 पता होगा, r2 पता होगा. अगर सेंटर के बीच की दूरी d पता है, रेडियस दोनों पता हो सर्किल की, तो कोशिश करनी है 180 माइनस थीटा निकालने की. और एक बार ये निकल गया बेटा तो फिर हम थीटा भी निकाल लेंगे. लेकिन निकलेगा कैसे? अब इसके लिए एक अलग कैलकुलेशन देखो. हम एक अलग तरह से फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं. सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. सोचो कोई एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है. किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल के नाम रख लिए मैंने ए बी सी. इसी तरह से ए एंगल के सामने की साइड को स्मॉल ए मान लें, बी एंगल के सामने की साइड स्मॉल बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी. लेट अस सपोज वी हैव अ ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स उसकी देखो क्या क्या है. स्मॉल ए इस साइड की लंबाई है, स्मॉल बी इसकी लंबाई है और स्मॉल सी इस वाली साइड की लंबाई. हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ पता है और एंगल पता है एबीसी. तो इनमें रिलेशन कैसे बनता है, उस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखना. रिलेशन ऐसा है बेटा कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, मैं अगर यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा दूं और इसकी हाइट को h मान दूं, इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को x मान लो, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? A minus X. बहुत बढ़िया. या चलो ऐसा इधर वाले को x रख लेते हैं तो इधर वाले को a माइनस एक्स कर लो. बात तो एक ही है. अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इधर वाले ट्रायंगल में. तो क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के लाइन? क्या ये लिखा ठीक मैंने? बताओ. यस सर. और अगर इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएं तो क्या ये ठीक है? भाई यस सर. इधर पाइथागोरस लगाइए. अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट में से सेकंड को. तो बताओ कितना आ गया मेरे पास? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे एच स्क्वायर तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. लाइन चेक करें बेटा सभी बच्चे. और अगर इसे ओपन करो बेटा, a माइनस एक्स के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आएंगे. कौन कौन से? a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 2ax. एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस a स्क्वायर. इस a स्क्वायर को इधर भेज दो, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax. यहां तक की लाइन में कोई परेशानी बेटा किसी को? देखो कैलकुलेशन. वो सर. ओके. अब एक छोटी सी बात और है जो तुम लोग मुझे सोच समझ के बताना. मुझे ये बताओ, ये जो छोटा सा लेफ्ट साइड में ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें x अपॉन सी क्या कहलाएगा इन दिस ट्रायंगल? cos b.
बहुत बढ़िया। तो ये बताओ यहां से x को निकालें तो x की जगह c cos b लिख सकते हैं बेटा? यस सर। तो बेटा देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। यस सर। ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका नाम है, ये फॉर्मूला है जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़ाया जाएगा। ये कहलाता है कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, ये 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा तुम्हें। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या जानकारी देता है, जरा इस बात को फिर से सोचो। याद है इस ट्रायंगल में मैंने एबीसी किसे किसे कहा था, जरा याद ध्यान से सोचना कि स्मॉल एबीसी क्या थे और कैपिटल एबीसी क्या थे। ये कैपिटल बी एंगल था। अगर किसी एंगल का कॉस निकालोगे तो देखो बी के सामने का एंगल स्मॉल बी था और बची हुई बी के सामने की साइड स्मॉल बी थी और बची हुई दो साइड्स स्मॉल ए और स्मॉल सी थे। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac, ये पैटर्न होता है फॉर्मूले का। यानी तुम ट्रायंगल में किसी भी एंगल का कॉस निकाल लो, और ट्रायंगल कैसा भी हो, राइट एंगल होना जरूरी नहीं है। इसके एंगल मैंने एबीसी लिए थे, कोई एंगल 90 नहीं था। तो किसी भी एंगल, क्या बेटा? स्केलिन ट्रायंगल, बिल्कुल, उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। किसी भी एंगल का कॉस निकालना हो तो उस एंगल के जो सामने की साइड है, ऑपोजिट साइड, उसके स्क्वायर पे माइनस लगा दो, बाकी दो के स्क्वायर पे प्लस लगा दो और बाकी दो के प्रोडक्ट के डबल से डिवाइड कर दो। ये होता है कॉस बी का फॉर्मूला। किसी भी एंगल का फॉर्मूला निकालना हो कॉस का, यू मे यूज दिस मेथड, और इसे कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला इसका नाम ही। तो अगर तुम्हें यह फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो क्या तुम इस एंगल 180 माइनस थीटा के लिए इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा? सोचो। यस सर। अपनी कॉपी पे सभी लोग जरा इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाएं। ये लिखा है कोसाइन फॉर्मूला, और फिर मैं भी लिखूंगा और वेरीफाई करेंगे कि तुमने सही लिखा था या गलत लिखा था। अपनी तरफ से कोसाइन फॉर्मूला लिख के दिखाओ मुझे, कैसे लिखोगे तुम? क्योंकि मैं इस एंगल पे कोसाइन फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, तो इस एंगल का कॉस एंड दैट वुड बी इक्वल टू, देखो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि जिस एंगल का कॉस निकाल रहे हो इसकी ऑपोजिट साइड पे माइनस लगेगा स्क्वायर में, बाकी दो पे प्लस लगेगा। तो अगर तुम इस एंगल का कॉस निकाल रहे हो तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली तो माइनस में रहेगी, लेकिन बाकी दोनों का स्क्वायर प्लस में रहेगा। यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाकी दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2r1। और ये जो वैल्यू निकली है ये cos 180 माइनस थीटा की है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम ये पढ़ते हैं कि 180 माइनस थीटा की वैल्यू अगर cos में है तो ये माइनस cos थीटा हो जाती है। तो 180 माइनस थीटा को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं माइनस cos थीटा इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो बेटा अगर मैं इस माइनस को इधर से इधर भेज दूं तो क्या चेंज होगा? इस माइनस की वजह से इधर जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। और थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता है तो थीटा होगा कॉस इनवर्स में, और वही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखेंगे थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स
डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस माइनस कॉस थीटा कहाँ से आया? क्या बेटा? माइनस कॉस थीटा। बेटा cos 180 माइनस थीटा होता ही माइनस cos थीटा है। इस बात को भी याद। फॉर्मूला, क्या बेटा? सिर्फ फॉर्मूला है को याद करने का। हाँ, अभी इसको याद कर लो, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, कि ये होता क्यों है। लेकिन अभी याद कर लो कि अगर यहाँ cos की जगह साइन हो तो साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस में आता है और cos 180 माइनस थीटा में माइनस आता है। ठीक है बेटा? ओके सर। अब एक बार पूरी कैलकुलेशन देख लो बेटा, और जहां पर बात समझ में ना आई हो उसको पूछ लो मेरे से। सर इन्वर्स करना समझ में नहीं आया सर। बेटा अगर cos थीटा की वैल्यू मालूम हो तो थीटा cos इनवर्स में लिखा जाता है। जैसे cos, एक बात बताओ, तुम ही बताना मुझे, अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो, cos थीटा 1/2, तो थीटा कितना होगा बेटा? सर 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस। cos इनवर्स 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा बराबर 1/2 cos, ऐसे लिखते हैं बेटा? यस सर। नो सर। बेटा एक बात समझो, ये तुम्हें क्या लगता है ये cos और थीटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सॉरी नो सर, सर। आप एंगल पूछ रहे हो। भाई मैं cos थीटा लिखा हुआ है 1/2 और थीटा की वैल्यू मांग रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से बेटा तुषार, अगर कहीं साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है तो तुम्हें इसे क्या लिखना चाहिए? सर क्या? साइन थीटा अपॉन cos थीटा को सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं हम? टेन थीटा। थीटा यहाँ पे काट नहीं देते दोनों के, डिवाइड हो रहे हैं तो? नो सर। तो जब यहाँ अगर डिवाइड होने पे थीटा यहाँ नहीं कटता है तो तुम यहाँ थीटा को रोक के cos से डिवाइड कर सकते हो? नो सर। बेटा ये cos थीटा अगर 1/2 है, तो अगर थीटा तुमसे पूछा जा रहा है तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है या π/3 होती है। cos और थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं एक दूसरे में। cos एक तरह की मशीन है, समझ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक मशीन। उस मशीन में तुम थीटा एंगल डाल रहे हो और बदले में वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1/2 लौटा रहा है। ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो लौटाता है। ये एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं और बदले में ये हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि थीटा निकालना है तो cos से डिवाइड कर दिया। अगर लेकिन cos थीटा 1/2 है तो मुझे थीटा की वैल्यू याद है, क्योंकि ये मेरे लिए नोन फिगर है, 60 डिग्री या π/3। पर सोचो अगर कि ये अननोन होता मेरे लिए, जैसे cos थीटा इक्वल टू 1/3 होता, अब मुझे पता ही नहीं कि cos थीटा 1/3 कब होगा। तो अगर मुझे अननोन क्वांटिटी मिलती है cos थीटा की वैल्यू में, तो फिर मैं इसकी वैल्यू अगर नहीं जानता हूं तो मैं cos इनवर्स में लिखूंगा। जहां पर भी कोई क्वांटिटी अननोन होगी वहां पर हम यूज करते हैं cos इनवर्स का, और अगर नोन क्वांटिटी है तो वैल्यू लगा दो। अब यहां पे ध्यान दो,
ये वैल्यू मेरे लिए, मुझे याद नहीं है कि ये वैल्यू कब आती है, तो मैंने कॉस इनवर्स में लिखा है। सर कॉस इनवर्स की कोई वैल्यू होती है सर? बेटा वो सर डिपेंड करेगा क्या आंसर होगा? क्या बेटा? सर कॉस इनवर्स 30 क्या आंसर होगा? कॉस इनवर्स 30 उसकी तो कॉस वैल्यू इनवर्स के अंदर का, कॉस इनवर्स के अंदर का नंबर हमेशा 1 से छोटा रहता है, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, ये ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, जो कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 30 और 20 और 2 और 5 ये सब नंबर नहीं हो सकते, ये हमेशा रेशियो में होगा। 1/2, 1/3, 2/3, 1 से होता है। छोटा। क्या बेटा? सर 1 का मान 90 डिग्री। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो एग्जैक्टली, फिर से रिपीट करो। सर 1/2 का मतलब क्या हुआ? कहाँ पर ये जो 1/2 लिखा है? यस सर। तो ये तो दो साइड्स का रेशियो है ना बेटा ट्रायंगल के। ओके सर, अब समझ में आ गया। भाई कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है, भाई एक बात सुनो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी तुम्हारे पास टूल्स हैं, चाहे वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी हो, इन सबको तुम देते हो एंगल, और ये तुम्हें देते हैं रेशियो। जैसे तुम्हारे सर के ऊपर एक फैन चल रहा है मान लो, तो फैन बेसिकली एक मशीन है। ये मशीन तुमसे कुछ इनपुट लेती है और बदले में तुम्हें कुछ आउटपुट देती है। जैसे सोचो तुम फैन को क्या इनपुट देते हो बेटा? करंट। और फैन तुम्हें क्या देता है? हवा। तो बेसिकली फैन क्या कर रहा है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये फैन का काम है। अब इसी बात को जरा दूसरे तरीके से सोचें। ट्रिग्नोमेट्रिक मशीन है ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिनका काम होता है हमसे एंगल लेना और बदले में हमें एंगल वो रेशियो लौटाना। तुषार ने वैल्यू मांगी है, पूछी है कॉस इनवर्स 2/5 की वैल्यू क्या है। बेटा वो उसकी एक टेबल होती है, कॉस इनवर्स की टेबल। हमें दो चार वैल्यूज याद रहती हैं, जैसे कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/2 के केस में हमें मालूम है 60 आ जाएगा। दो चार ऐसे एंगल हमने याद कर रखे हैं, जैसे 1/√2 पे 45 डिग्री आ जाएगा। बाकी पूरी एक टेबल होती है, जो अननोन क्वांटिटीज है उनको हम टेबल से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें सर जैसे बेसिक में मैथ्स में है। क्या बेटा? सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आएगी, फिजिक्स में आएगी? ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमारे लिए मैथमेटिक्स में आएगी, लेकिन बेसिक चीजें तो हमें उसकी फिजिक्स में पढ़नी होती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए फिजिक्स में भी पढ़ते हैं उसे। फिलहाल मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें अभी फिलहाल जिस पे फोकस करना है उस बात को ध्यान से समझो कि अगर कभी भी कॉस थीटा की वैल्यू नोन फिगर हो, जिसको तुम्हें पता है, तो हम थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तब हमें इनवर्स नहीं लगाना है। लेकिन अगर अननोन है क्वांटिटी, देन यू हैव टू यूज इनवर्स। क्या मेरी बात, दोनों दोनों केसेस पढ़ के देखो और बताओ मेरी बात समझ आ रही है दोनों में? यस सर। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर देखो, यहाँ तुम्हें समझ आ रहा है कि माइनस कॉस थीटा अगर ये हुआ तो थीटा की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। अब तुम्हें पहला काम ये करना है कि ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये भी बताओ इस फॉर्मूले में डी क्या है, R1 क्या है और R2 क्या है? डी तो सर डिस्टेंस है सर। कहाँ के बीच में? सर ओ से O1 और O2 O1 और O2 क्या है? सेंटर। O1 सर सर Center of सेंटर। circle. तो इसका मतलब जब भी तुम्हें दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा, तो तुम्हें पहले दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी निकालनी है, दैट विल बी डी। फिर दोनों की रेडियस निकालनी है, जो होंगी R1 और R2, और फिर उसे इस फॉर्मूले में लगाओगे और उससे मुझे मिलेगा मेरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो एक एग्जांपल करके देखें। क्या मैं मिटा दूं इसे? यस सर। यस सर।
मान लो मुझे ये दो सर्कल्स की इक्वेशन दी गई है और मुझसे कहा गया फाइंड देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब जरा सोचो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, पर सभी लोग याद करके बताएं उस फॉर्मूले में मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, अगर मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं तो। उसके लिए मुझे रेडियस और सर रेडियस और Distance between the centers. लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स तो मैं तब निकालूंगा ना जब मेरे पास दोनों सर्कल्स के सेंटर्स होंगे। तो The क्या center तुम of- मुझे पहले सर्कल की इक्वेशन देख करके इसके सेंटर और इसकी रेडियस बता सकते हो क्या होगी? फर्स्ट सर्कल का सेंटर सर सेंटर 0,0 होगा। 0,0 या सर। सर इसका -1 अपॉन -1 -2 होगा सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है भाई। ऐसा है, मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक्स कोफिशिएंट निकालो, आधा करो और माइनस लगाओ। इसी तरह y का कोफिशिएंट आधा करो माइनस लगाओ। तो बेटा यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 2 था, उसका आधा किया माइनस लगाया। y कोफिशिएंट 4 था, आधा किया माइनस लगाया, तो सेंटर आ गया। बेटा यहाँ x और y का टर्म ही नहीं था, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, पर x और y का टर्म ही नहीं था, तो इसलिए कोफिशिएंट हो गया 0 0। दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड थी क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 थे, इसलिए मुझे डायरेक्टली मैं ये मेथड लगा सकता हूँ सेंटर निकालने के लिए। अब बताओ मुझे रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा? सर इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे सर, वो वाला अंडर Sir, distance formula. क्या सर डिस्टेंस क्यों सर, वो वाला अंडर रूट में सर a स्क्वायर प्लस सर b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बेटा माइनस c इसके हिसाब से सोचो, पहली इक्वेशन में रेडियस होगी √0 + 0 -(-4). तो क्या तुम्हें अंदाजा लगा रेडियस क्या आएगी? सर 2 सर। बहुत बढ़िया, इसकी रेडियस हो गई 2। अब बताओ इस सर्किल में क्या लगेगा? √1² + 2² -1। √6 नहीं सर बेटा 2 आएगी, सर 2 ये आएगी। भी 2 आएगी। हाँ सर। और अब मेरे पास देखो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं, दोनों सर्कल्स की रेडियस हैं, तो अब मैं कह सकता हूं कि R1 is 2, R2 is 2 and D is what? D is distance between these two centers। तो बता सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? सर √5। √5। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं, तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं cos थीटा। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स d² -R1² -R2² अपॉन 2 R1 × R2। बताओ मैंने फॉर्मूला ठीक लिखा बेटा? यस सर। सर और बस इसे सिंप्लीफाई कर लो। 5 - 4 1 - 4 that is -3 upon 3। This is my answer। तो फॉर्मूला अगर पता है तो सीधे सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर जैसी ही बात है। मैं लेकिन एक बात अलग से तुमसे पूछ रहा हूं, मान लो ये जो cos इनवर्स में वैल्यू आई -3/8, इसकी जगह कभी मेरे पास ऐसा रिजल्ट आ जाता cos इनवर्स √3/2, तो इसे तुम अननोन मानते या नोन मानते? सर नॉन मानते सर इसको। क्या आंसर होता है इस केस में? सर 30। 30। इसे 30 डिग्री लिख सकते थे या रेडियन में लिख दो। समझ आई मेरी बात? या कभी ऐसा हो जाए cos इनवर्स में आ गया 0, तो इसका मतलब 90 डिग्री 90 या 5/2। भाई 90 डिग्री मेरे लिए नोन फिगर है, मुझे मालूम है cos 90 पे 0 होता है। देखो हम सबको याद होना चाहिए कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो अगर cos 90 0 है तो 90 डिग्री बराबर होगा cos इनवर्स 0।
तो जहां cos इनवर्स 0 लिखा है वी मे राइट दैट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो और बताओ, मेरी बात समझ आई बेटा सभी को? Yes, sir. लेकिन एक जरूरी बात सोचो, जो ये मैं आर्टिकल तुम्हें पढ़ा रहा था, इस आर्टिकल का नाम क्या था? किस नाम से मैंने इसे तुम्हें पढ़ाया है बेटा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि दोनों सर्कल्स के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा हो। मान लो दोनों सर्कल्स के बीच में इंटरसेक्शन ही ना हुआ, तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएं जब दोनों सर्किल वाकई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंश्योर करेंगे मैं अभी तुम्हें उस बारे में भी बताता हूं, ठीक है? लेकिन फिलहाल पहले मुझे बताओ, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? थोड़ा आगे बढ़ा जाए इससे। यस सर। ओके बेटा, इरेज कर दूं बेटा इसे? यस सर। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसी आर्टिकल जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक टर्म और होती है, जैसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ये पढ़ते हैं, फिर एक कंडीशन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बताओ, तुम्हें ऑर्थोगोनल, ऑर्थो वर्ड का मतलब मालूम है? ऑर्थोगोनल का मतलब एग्जैक्टली हमारे लिए क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स अगर कहीं लिखा है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर सर्कल्स। अब अगर मैं तुमसे कहूं दो सर्कल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस बात से तुम्हें क्या समझ में आएगा? दो सर्कल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये है कि वो सर्किल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। अगर ऑर्थोगोनल सर्कल्स वर्ड यूज किया गया है तो इट मींस कि बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 90। अगर दो सर्किल परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो इसका मतलब है कि उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा 90 डिग्री। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि थीटा दैट इज 90 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया। तो एक बात बताओ बेटा, कॉस इनवर्स की अंदर ये वैल्यू कब क्या होती है कि रिजल्ट मुझे 90 मिलता है? कोई बताएगा? 0. तो इसका जीरो मतलब हुआ कि डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 r2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, डी स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हों, तो ध्यान रखना है डी स्क्वायर को r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के इक्वल रखना है। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है जो बुक्स में तुम्हें दिया होगा, तुम्हारे को जो मैंने ही स्टडी मटेरियल दिया है उसमें भी लिखा होगा। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। पर मैं खुद कह रहा हूं, उस फॉर्मूले को मैंने देखा है बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो अक्सर उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशली कह रहा हूं कि तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है। कब? अगर सर्कल्स कैसे हों? ऑर्थोगोनल सर्कल्स हों। सर ऑर्थो का डायग्राम पर कैसा होता है? क्या बेटा? डायग्राम ऑर्थोगोनल सर्कल का
समझो जरा, ऑर्थोगोनल सर्कल्स में सर्कल्स कट कर रहे होंगे, लेकिन उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। अब खुद बताओ, अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 है, ये मान लो मेरा पहला सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब मैं पहले सर्किल की टेंजेंट खींचूंगा और इंटरसेक्शन पॉइंट पर जब मैं दूसरे सर्किल की टेंजेंट खींचूंगा, तो अब क्या होगा? ये एंगल बनेगा 90 डिग्री और इसके 90 डिग्री बनने की वजह से अब ये वाली टेंजेंट इस सर्किल के सेंटर से पास होगी और ये वाली टेंजेंट इस सर्किल के सेंटर से। यानी इससे पिछली फिगर अगर तुम्हें याद हो तो टेंजेंट्स सेंटर से नहीं गुजर रही थी, लेकिन ऑर्थोगोनल सर्कल्स के केस में जो टेंजेंट्स होंगी वो सर्किल के सेंटर से गुजरेंगी। तुम वैसे भी देख सकते हो, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। याद रखना, सर्कल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों के बीच का एंगल 90 है। और सर्कल्स के बीच का एंगल नापा कैसे जाता है? उनकी टेंजेंट्स के बीच के एंगल से। पढ़ के बताओ, ये फिगर तुम्हें समझ आ रही है और ये लाइन क्लियर हुई कैसे आई है बेटा? यस सर। किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ओके, तो ये कंडीशन याद रखनी है बेटा। और ये भी ध्यान रखना कि इसके अलावा ऑर्थोगोनल सर्कल्स के केस में इसके अलावा कोई और कंडीशन याद नहीं रखनी है, ये अकेली कंडीशन तुम्हारे लिए सफिशिएंट। इसमें ये याद करके बताओ, डी क्या चीज हुई, फिर से बताओ मुझे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। दोनों सर्कल्स होंगे, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी है। r1 और r2 दोनों सर्कल्स की रेडियस है। क्लियर है मेरी बात सभी को? सर डी रहा r1 पे r2 नहीं होगा बेटा, पाइथागोरस लगेगी। ओके सर। ये देखो, कोई परेशानी बेटा किसी को? नो सर। ओके, तो ऐसा है, एक कंडीशन अब और देखते हैं। मैं इसको मिटा दूं? यस सर। जरा सोचो, दो सर्कल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किन किन पोजीशंस पर पॉसिबल है? हो सकता है दो सर्कल्स एक दूसरे से बाहर बाहर हो सकता है दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो सकता है दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो सकता है इंटरनली टच कर रहे हो, और हो सकता है एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर पड़ा हुआ। दो सर्कल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुल 5 पोजीशंस पे हो सकता है। जरा उनको फिगर में देखें। केस नंबर 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। यहां दो सर्किल एक दूसरे के बाहर हैं, यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, और एक सर्किल दूसरे के अंदर पड़ा हुआ है, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इनके सेंटर्स के बीच की दूरी d हो, अगर इस सर्किल की रेडियस r1 और इस सर्किल की रेडियस r2, तो मैं चाहता हूं तुम बच्चों खुद अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं r1 और r2 को ऐड कर दूं और d से कंपेयर करूं, तो बताओ d बड़ा होगा या r1 प्लस r2 बड़ा होगा इस फिगर में? सर डी बड़ा होगा। डी बड़ा होगा। बस यही इसका रिजल्ट होता है। याद रखना,
अगर दो सर्किल एक दूसरे के बाहर होंगे तो D बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। सही है? इस केस में बताओ क्या होगा? सेकंड केस में D is equals to R1 plus R2. बहुत बढ़िया। और क्या इस केस में बता सकते हो? D is equals to R1. ये समझ पा रहे हो कि इस केस में D की वैल्यू R1 माइनस R2 होती है। क्यों होगी? कॉमन सेंस यूज करो। ये एक का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर, यही तो D है, जबकि पूरी ये रेडियस R1 है और इसकी छोटी सी रेडियस R2 है। तो D यहाँ R1 माइनस R2 होगा और D यहाँ R1 प्लस R2 होगा। ये दोनों बातें समझ आ रही हैं बेटा? यस सर। इन दोनों के बीच में अगर D आ जाए तो ये वाला केस होता है। यानी ये सर्किल इतना बाहर भी नहीं है कि बाहर ही निकल जाए और इतना अंदर भी नहीं घुसा कि अंदर ही आ जाए। ये बीच की सिचुएशन में आ जाता है। और अगर इससे भी ज्यादा अंदर आ गया तो फिर ये पांचवा केस होता है। ये इन 5 केसेस की कंडीशंस होती हैं। अगर तुम्हें दो सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी पता है, दोनों की रेडियस पता है, तो तुम बड़े आराम से पता कर सकते हो कि दोनों सर्किल्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। वो एक दूसरे के बाहर हैं, एक के अंदर दूसरा है, सब चीजों का पता हम यहां से लगा सकते हैं। वेरीफाई करो बेटा इस बात को। सर ये कह रहा था सर, बोलो बेटा। सर एक सर्कल है सर, उसके सेंटर से सर दूसरे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं सर। फिर से बोलो। एक सर्किल है, उससे सेंटर, उसका सेंटर, फिर सर दूसरे सर्कल को उसी के सेंटर से सर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं सर। तो भाई ऐसे तो तुम बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लो, सबके सेंटर सेम होंगे, रेडियस अलग अलग होंगी। अच्छा सर। भाई एक ही पॉइंट ठीक को है सर। सेंटर मान के बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसमें क्या परेशानी है? बस रेडियस अलग अलग कर लो। अगर रेडियस भी सेम कर दोगे तो सर्कल ही सेम हो जाएंगे। कुछ और तो नहीं पूछ रहे थे बेटा? यही पूछ रहे हो? नहीं सर, ऐसे सर सर्कल बनाएंगे सर, पहले सर्कल का सर सेंटर हो जाएगा, फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे सर, उसकी सेंटर से सर उसकी लाइन जाएगी सर। मतलब ये हाँ, आपने ये तीसरा वाला बनाया है सर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल इसके सेंटर से गुजर रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या परेशानी है? तो सर उसके लिए सर मतलब अलग रहेगी या यही रहेगी? अगर देखो मेरी बात समझो, अगर दो सर्किल दो पॉइंट्स पे काट रहे हैं, दो पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं, तो यही कंडीशन रहेगी बेटा। लेकिन अगर स्पेशली तुमसे ये कहा गया है कि एक सर्किल दूसरे के सेंटर से पास हो रहा है, तो सर्किल का सेंटर निकाल करके उस सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। पर वो अभी आगे की बात है, उसको करते रहेंगे। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तुम चले गए, अभी हमारा डिस्कशन प्लेन ज्योमेट्री पे है। तो ये प्लेन ज्योमेट्री से मैंने कंडीशंस निकाली हैं, इसमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी। पहले ये देख लो, बताओ ये कंडीशन समझ आ रही हैं? यस सर। यस सर। तो इनको आज घर पे अच्छे से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। आज की क्लास यहाँ बंद करते हैं। कल हम इसी पर बेस्ड कुछ और बातें भी करेंगे। कल हम लोगों को ये भी सीखना है कि इस वाले केस में जब दो सर्किल एक दूसरे से बाहर बाहर हों तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट्स खींची जाती हैं और कैसे खींची जाती हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स का जिक्र करेंगे कल आगे इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं बेटा इससे, ठीक है।